जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी का जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बिहार दरोगा का जो यूटेरिया के द्वारा बुक निकल गया है उसका जो हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का प्रैक्टिस सेट आप नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसमें दोस्तों टोटल 15 प्रैक्टिस सेट था। इसके आज हम लोग 14 देख लेंगे। तो इसके बाद दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट आपका और बचेगा, तो उसको भी दोस्तों हम लोग कवरिंग कर लेंगे। तो चलिए बिना देर के दोस्तों हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसमें पहला कथन है कि नाबार्ड संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। देखिए, नाबार्ड जो है ना, या ग्रामीण वित्त व्यवस्था में समन्वय के लिए एक शीर्ष संस्था है। और नाबार्ड की बात करें दोस्तों, यानी कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक इसका हिंदी होता है। इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में हुआ था, 1982 में, यानी कि पहला कथन सही है। नेक्स्ट है कि जनधन योजना के अंतर्गत बैंक खाता धारकों को न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता होती है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई बात नहीं है, गलत बोल रहा है। यानी कि ऑप्शन इसका दोस्तों ए हो जाएगा, केवल ए। पहला कथन दोस्तों आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा। क्वेश्चन दूसरा क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि जब कोई देश मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उस देश में क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस देश में दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए उस देश में जो प्रभाव पड़ता है कि उस देशों में विदेशी मुद्रा का आगमन में वृद्धि हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। और भुगतान संतुलन की समस्या का तत्कालीन दोस्तों निदान भी हो जाता है। ये भी कथन आपका सत्य है, यानी कि दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों कथन आपका सत्य है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है कि किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के द्वारा जन सामान्य को इक्विटी बिक्री के माध्यम से निजीकरण क्या कहलाता है। तो बताइए दोस्तों क्या कहलाता है। तो बी निवेश कहलाता है। बी निवेश याद रखना है। किसी सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों के द्वारा जन सामान्य को इक्विटी की बिक्री के माध्यम से निजीकरण को दोस्तों बी निवेश कहा जाता है, बी निवेश। नेक्स्ट है कि बजट 2024-25 में विकसित भारत की दिशा में कितनी प्राथमिकताओं को परिकल्पना की गई थी। तो दोस्तों 9 को याद रखना है। 9 को प्राथमिकताओं की परिकल्पना की गई थी, 9। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है। तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों, यानी कि सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 55% है, याद रखना है 55%। नेक्स्ट है कि 1999 में भारत सरकार के द्वारा गठित वापस मजूमदार समिति का संबंध किससे है। तो मजूमदार समिति का संबंध दोस्तों किससे है, तो याद रखना है शिक्षा से। शिक्षा से है दोस्तों। और यह 1999 में भारत सरकार के द्वारा गठित है जो मजूमदार समिति है, इसका संबंध शिक्षा से, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है। बोला कि ACE2 क्या है। ACE2 जो है दोस्तों ये आपका प्रोटीन का उदाहरण है। प्रोटीन का उदाहरण है, याद रखना है, प्रोटीन। नेक्स्ट है कि DRDO ने भारतीय सेना के लिए सर्वोत्त नामक सिस्टम लॉन्च किया है। यह दोस्तों किससे संबंधित है। तो यह मोबाइल ब्रिज सिस्टम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि संपूर्णता अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो देखिए दोस्तों, संपूर्णता अभियान जो प्रारंभ किया गया था नीति आयोग के द्वारा, जो कि 4 जुलाई से लेकर 30 सितंबर 2024 तक है। तो यानी कि दोस्तों हो जाएगा आपका नीति आयोग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा ब्लू लाइन सीमा किन 2 देशों के मध्य है। तो दोस्तों इजराइल और लेबनान के मध्य है, याद रखना है, इजराइल और लेबनान के मध्य है। और इस सीमा का निर्धारण दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2000 ईस्वी में किया गया था, 2000 ईस्वी में ब्लू लाइन का। नेक्स्ट है कि अमृत कुंड पुस्तक का संबंध निम्न में से किससे है। तो अमृत कुंड पुस्तक का जो संबंध है यह दोस्तों योग से है, योग से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत लड़कियों के लिए विवाह की आयु निर्धारित किया गया था। तो एज ऑफ कंसेंट एक्ट के तहत दोस्तों लड़की का जो उम्र निर्धारित किया गया विवाह का, वो दोस्तों 12 वर्ष निर्धारित किया गया था, 12 वर्ष, याद रखिएगा। और यह एक दोस्तों कब पारित हुआ था, तो 1872 में लैंसडाउन के समय में दोस्तों, याद रखिएगा। और फिर देखिए दोस्तों यहाँ से और कुछ अधिनियम है, जैसे एक सती प्रथा अधिनियम आया था जो कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में आया था, जो कि 1829 में। फिर दोस्तों शिशु वध प्रतिबंध अधिनियम आया था लॉर्ड ब्लेजली के कार्यकाल में 1798 से 1805 के बीच में। फिर हिंदू विधवा पूर्ण विवाह दोस्तों, जो कि लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था 1856 में। शारदा एक्ट की बात की जाए दोस्तों तो इरविन के कार्यकाल में आया था 1930 में। और दास प्रथा पर दोस्तों प्रतिबंध लगाया गया था एलन के समय, जो कि 1843 में। तो यह सभी दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोलता है कि आखेट अभियान का संबंध किससे है। तो देखिए दोस्तों आखेट अभियान का जो संबंध है यह बलबन से है, बलबन से याद रखिएगा। और इस अभियान के तहत बलबन अपनी सेना की लंबी दूरी तक कवायद कराकर दुरुस्त रखता था, याद रखना है।
और बलबन का वास्तविक नाम पूछेगा दोस्तों तो याद रखना है बहाउद्दीन, बहाउद्दीन है। और बलबन के द्वारा सीरी नामक एक नया शहर बसाया गया है, सीरी नामक शहर बसाया गया है। फिर दोस्तों लौह एवं रक्त की नीति अपनाया है बलबन के द्वारा। फिर अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के ही दरबार में रहते थे, अमीर खुसरो और अमीर हसन बलबन के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा निम्न में से क्या थी। तो विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों राजभाषा तेलुगु थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुका के द्वारा किया गया है, हरिहर और बुका के द्वारा याद रखिएगा। और यह दोनों ने दोस्तों अपने पिता के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना किए थे, संगम राजवंश की। फिर विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों राजधानी आपसे पूछेगा तो राजधानी हम्पी याद रखना है और राजभाषा क्या हो जाएगा तो तेलुगु हो जाएगा। फिर दोस्तों संगम वंश की बात की जाए तो संगम वंश के संबंधित शासक को नाम याद रखना है, जैसे हरिहर थे, बुक्का थे, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपका 15, क्वेश्चन 15 है कि सैंधो सभ्यता स्थल सूतका गेंडोर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह दोस्तों दास्क नदी के किनारे स्थित है, दास्क नदी के किनारे याद रखना है सूतका गेंडोर। फिर दोस्तों देखिए कुछ महत्वपूर्ण सिंधु सभ्यता से स्थल बता रहे हैं और दोस्तों किस नदी के किनारे है उसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे धौलावीरा है तो धौलावीरा दोस्तों याद रखना है लूनी नदी के किनारे है, लूनी नदी के किनारे। फिर बनवाली है दोस्तों जो कि रंगोई नदी के किनारे है, रोपर है जो कि सतलज नदी के किनारे है, हड़प्पा है जो कि रावी नदी के किनारे है, रंगपुर जो है मादर नदी के किनारे, और कालीबंगन जो कि घग्गर नदी के किनारे। ये सभी दोस्तों सिंधु सभ्यता स्थल था जो कि किस नदी के किनारे है आपको बताया है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासन काल में हुआ था। तो देखिए दोस्तों टोटल 4 बौद्ध संगीति हुआ था, जो तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था वह दोस्तों किसके शासन काल में, तो अशोक के शासन काल में। तृतीय बौद्ध संगीति दोस्तों अशोक के शासन काल में। पहला बौद्ध संगीति कहेगा तो दोस्तों राजगृह में हुआ था जो कि अज्ञात शत्रु के शासन काल में, पहला दोस्तों याद रखना है। फिर दोस्तों दूसरा कहेगा तो दूसरा जो हुआ था कालाशोक के दोस्तों शासन काल में हुआ था, कालाशोक के शासन काल में नहीं दूसरा कालाशोक है जो कि वैशाली में हुआ था। और तीसरा जो हुआ था दोस्तों अशोक के शासनकाल में जो कि पाटलिपुत्रा में हुआ था। और चौथा जो बौद्ध संगीत हुआ था वह दोस्तों कश्मीर में हुआ था जो कि यह दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि संभाजी का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था। तो संभाजी के जो उत्तराधिकारी था दोस्तों वह राजा राम था, याद रखना है। और जो संभाजी उत्तराधिकारी थे दोस्तों वह शिवाजी के उत्तराधिकारी थे, शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी और संभाजी के उत्तराधिकारी राजा राम, याद रखिएगा राजा राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को किस वर्ष अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल किया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा दोस्तों 1831 में इसको शामिल किया गया था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक का कार्यकाल याद रखिएगा 1828 से 1835 तक हुआ था। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही दोस्तों 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था जिसमें भारत का पहला गवर्नर जनरल घोषित किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। फिर दोस्तों विलियम बेंटिंक के समय ही 1829 में सती प्रथा का समाप्त किया गया था, अभी हम बताएं। फिर 1831 में दोस्तों मैसूर तथा कुर्ग और मध्य कचेर को 1834 में अपने अधिकार ले लिया था, याद रखना है कुर्ग और मध्य कचेर को 1834 में और 1831 में दोस्तों मैसूर को। क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्न में से किसने कहा था कि कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था है। तो कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली संस्था जो बोला गया था दोस्तों यह अरविंद घोष के द्वारा बोला गया था, अरविंद घोष के द्वारा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है। तो मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व दोस्तों मोतीलाल तेजावत के द्वारा, मोतीलाल तेजावत के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा मोतीलाल तेजावत हो जाएंगे। यहीं पे दोस्तों आपको बात की जाए तो सीताराम राजू भी थे जो कि रंपा विद्रोह का नेतृत्व किए थे। तीरुत सिंह थे दोस्तों जो कि नील विद्रोह का नेतृत्व किए थे। एक थे तीरथ सिंह जो कि दोस्तों खांसी विद्रोह का नेतृत्व किए थे। फिर आमोसी विद्रोह पूछेगा तो चितर सिंह हो जाएंगे और चेरो विद्रोह कहेगा तो भूषण सिंह हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है कि स्वामी बिरजानंद निम्न में से किसके गुरु थे। तो स्वामी बिरजानंद जो थे दोस्तों या स्वामी दयानंद सरस्वती के गुरु थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के। और स्वामी दयानंद सरस्वती से याद रखना है कि 1874 ईस्वी में दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना किए थे, सत्यार्थ प्रकाश की। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युद्ध एवं घटित वर्ष कौन सा मिलाप सही नहीं है। तो देखिए रुहेला का युद्ध है, तो रुहेला का युद्ध दोस्तों 1774 में हुआ था, सही है। खुर्दा का युद्ध 1795 नहीं, देखिए दोस्तों 1793 दे दिया है तो यही आपका कथन गलत हो जाएगा। खुर्दा का युद्ध जो था यह 1795 में हुआ था, याद रखिएगा। बाकी चंदेरी का दोस्तों 1528 और तालीकोटा का 1565। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रो सेट का निर्माण किया है। तो यह दोस्तों जापान के द्वारा निर्माण किया गया है, जापान के द्वारा, याद रखना है कि दुनिया का पहला लकड़ी से बना लिग्रो सेट जापान के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर क्या है। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 का शुभंकर दोस्तों फ्रीज है,
फ्रीज है, याद रखना है फ्रीज। यहीं पे दोस्तों पेरिस पैरालंपिक का उद्घाटन ध्वजवाहक पूछेगा तो भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतल थे, सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव याद रखिएगा। और समापन ध्वजवाहक पूछेगा दोस्तों तो प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह, प्रीति पॉल और हरविंदर सिंह। और पेरिस पैरालंपिक में दोस्तों कुल 29 पदक जीता गया था, कुल 29 पदक। और 29 पदक के साथ दोस्तों पेरिस पैरालंपिक में 18वां रैंक मिला था, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 9 रजत और 13 कांस्य पदक जीता गया था। और प्रथम स्थान पर दोस्तों चीन था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 कि भारत और अमेरिका के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों राजस्थान में आयोजन किया गया है, राजस्थान में याद रखना है। और यह दोस्तों 20वां संस्करण था। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है कि यूएस ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? तो यूएस ओपन 2024 में दोस्तों पुरुष एकल का खिताब जीता है, यानी कि जानिक सिनर जीता है, याद रखना है, यूएस ओपन में। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल फैक्ट्री कहाँ बनाया जा रहा है? तो एशिया का सबसे बड़ा दोस्तों इथेनॉल फैक्ट्री जो बनाया जा रहा है या बिहार के जमुई जिला में, बिहार के दोस्तों जमुई जिला में, याद रखिएगा, बिहार के जमुई जिला में। नेक्स्ट पाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दोस्तों 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की स्थापना किया गया था यूनेस्को ने 1966 में किया था, यूनेस्को के द्वारा 1966 में। और पहला अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस आपसे पूछेगा तो यह दोस्तों 1967 में मनाया गया था, 1967 में। क्वेश्चन नंबर 29 है कि नवदीप सिंह ने पेरिस पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, इनका संबंध दोस्तों किससे है? तो देखिए जो नवदीप सिंह है दोस्तों ये हरियाणा से संबंधित है, हरियाणा से, याद रखिएगा, हरियाणा से। नेक्स्ट है कि सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सेमिकॉन इंडिया 2024 का आयोजन दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है, याद रखिएगा, कहाँ में? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा सुरक्षित सफर सुविधा नाम से महिलाओं के लिए सेवा शुरू किया गया है? तो दोस्तों बिहार में शुरू किया गया है सुरक्षित सफर सुविधा, याद रखना है, बिहार में शुरू किया गया है। नेक्स्ट पाते हैं कि फोर्ब्स 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर महिला कौन है, जो कि दुनिया का सबसे अमीर महिलाओं की सूची में 5वां स्थान पर है? तो सावित्री जिंदल हो जाएगा दोस्तों, सावित्री जिंदल, याद रखिएगा, सावित्री जिंदल। नेक्स्ट है कि शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर 2024 को कुल 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। तो इसमें से दोस्तों बिहार के कितने शिक्षक शामिल हुए थे? तो इसमें दोस्तों बिहार से 2 शिक्षक शामिल हुए थे, 2 शिक्षक। एक का नाम था दोस्तों डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी और दूसरा का नाम था सिकेंद्र कुमार सुमन। जो डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी थे दोस्तों वह मधुबनी जिला के शिवगंगा गर्ल्स +2 हाई स्कूल में सहायक शिक्षक हैं। और सिकेंद्र कुमार जो सुमन थे यह कैमूर जिला के बरहानी स्थित है 9 प्राथमिक विद्यालय में हेडमास्टर थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ब्रुनेई देश की यात्रा की गई थी, तो ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है? देखिए दोस्तों ब्रुनेई की राजधानी आपसे पूछेगा तब बंदरसेरी था, बंदरसेरी बेगावन। फिर दोस्तों यहीं पे आपको ब्रुनेई के मुद्रा पूछता तो दोस्तों डॉलर हो जाता। और जो ब्रुनेई के सुल्तान है दोस्तों वो हाजी हसन बोलिकिया थे, हाजी हसन बोलिकिया। नेक्स्ट है कि 77वां भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी 2025 को मनाया गया है। तो इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो इस वर्ष दोस्तों इसका जो थीम था समर्थ भारत सक्षम सेना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान दोस्तों, तो भारत का स्थान 15वां है, भारत का स्थान दोस्तों 15वां, याद रखना है। और यह दोस्तों विश्व निवेश रिपोर्ट जो जारी करता है वह याद रखना है अंक कार्ड के द्वारा जारी किया जाता है, अंक कार्ड के द्वारा। और प्रथम स्थान पर दोस्तों अमेरिका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रसिद्ध पुरुषोत्तम उपाध्याय का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो पुरुषोत्तम उपाध्याय का संबंध दोस्तों गायकी क्षेत्र से है, गायक थे। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में देश की सबसे बड़ी चिड़ियाघर बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा दोस्तों जो चिड़ियाघर बनाया जाएगा बिहार में वो दोस्तों अररिया में बनाया जाएगा, अररिया में, याद रखना है, देश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है कि हाल ही में किस देश ने राइट टू डिस्कनेक्टेड कानून पास किया है? तो राइट टू डिस्कनेक्टेड कानून दोस्तों ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा पास किया गया है, ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा, याद रखना है, राइट टू डिस्कनेक्टेड कानून, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि 17वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के लिए किस फिल्म को चुना गया है? तो गुलमोहर को चुना गया दोस्तों, गुलमोहर फिल्म को, याद रखिएगा। और सर्वश्रेष्ठ जो फीचर फिल्म का अवार्ड मिला था वह आटम को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का अवार्ड दोस्तों कंतारा को दिया गया है, कंतारा को। यहीं पे अभिनेता में पूछता तो ऋषभ शेट्टी हो जाते, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री में पूछता तो नित्या मेनन और मानसी पारेख हो जाती।
नेक्स्ट पाते हैं कि इन नेट का विलोम शब्द क्या है। अच्छा इंग्लिश है दोस्तों, तो यहाँ से आपको बना लीजिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 41 का, 42 का भी दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 43, तो 43 का भी दोस्तों ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लेते हैं कि किस समूह के सभी शब्द बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, वारिद, नीरद और पयोद। नेक्स्ट है कि संध्या एक अच्छी लड़की है और मैं अच्छी क्या हूँ। तो संध्या जो दोस्तों एक अच्छी लड़की है, यह जो अच्छी शब्द है या दोस्तों इसकी विशेषता है, इसकी क्या है तो विशेषता हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन तद्भव शब्द का उदाहरण है। तो तद्भव हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे आपका मुंह हो जाएगा, तद्भव मुंह है। नेक्स्ट पाते हैं क्वेश्चन नंबर 47 है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है। तो नदी शब्द का दोस्तों जो पुल्लिंग रूप है वह नद हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा दोस्तों, तो नद हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सा शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। तो सदैव दोस्तों बहुवचन में जो प्रयुक्त होता है वह दोस्तों प्राण शब्द। कौन सा शब्द, तो प्राण। नेक्स्ट है कि 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है। तो 2024 में जो दोस्तों जो जारी किया गया है उसमें बाघों की संख्या 3682 है। 3682 याद रखिएगा, 3682। यहीं पे दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए यानी बाघ संरक्षण अधिनियम, तो दोस्तों 1973 में आया था, 1973 में। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक माई बिल वेड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है। तो अमिताभ कुमार, अमिताभ कुमार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 51 है कि जमी हुई गैस, चट्टान, धूल के ब्रह्मांडीय हिमगोले जो सूर्य की परिक्रमा करता है, तो दोस्तों क्या कहलाता है, तो दोस्तों धूमकेतु कहलाता है। धूमकेतु आपका राइट हो जाएगा, धूमकेतु कहलाता है। उल्का दोस्तों उसको कहेंगे जो कि चट्टान के बर्फ के टुकड़े हैं और जो सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते समय धूमकेतुओं से उत्सर्जित होता है, वो दोस्तों उल्का कहलाता है। नेक्स्ट है कि भूमध्य रेखा से ध्रुव तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। तो उसको दोस्तों अक्षांश रेखा कहेंगे। ध्रुव तक सभी समानांतर रेखाओं को दोस्तों अक्षांश रेखा कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखा दोस्तों ऐसी है जो कि पृथ्वी के दो भागों में बांटता है। और अक्षांश रेखा दोस्तों विषुवत रेखा को समानांतर होती है। अक्षांश रेखा विषुवत रेखा के समानांतर होता है। और अक्षांश रेखा की कुल संख्या आपसे पूछेगा तो 189 है, 179 यानी कि 179 है, याद रखिएगा। और अक्षांश रेखाओं की 1 डिग्री की औसत रैखिक दूरी पूछेगा तो 111 किलोमीटर हो जाएगा, 111 किलोमीटर। और ध्रुव पर दोस्तों जो अक्षांश का मान होता है वह 90 डिग्री का होता है। और ध्रुव की ओर बढ़ने पर अक्षांश का मान दोस्तों क्या होता है, तो अक्षांश का मान बढ़ते जाता है। तो नेक्स्ट बात है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन सा महासागर भूमध्य सागर तक फैला हुआ है। तो देखिए दोस्तों अटलांटिक महासागर जो कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है और यह भूमध्य सागर यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया के बीच स्थित है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर आपका राइट हो जाएगा। हिंद महासागर की बात करें दोस्तों तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर के रूप में जाना जाता है। फिर प्रशांत महासागर, तो जो कि विश्व का दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। और आर्कटिक महासागर की बात की जाए दोस्तों तो विश्व का सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट पाते हैं कि तटीय क्षेत्र में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि, तो क्योंकि जो पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, इसलिए पानी दोस्तों भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भागीरथी नदी का प्रमुख सहायक नदी कौन सा है, तो भीलगंगा हो जाएगा। भागीरथी नदी का दोस्तों प्रमुख सहायक नदी भीलगंगा हो जाएगा, भीलगंगा याद रखना है। भागीरथी नदी पर ही टिहरी बांध है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा, टिहरी बांध है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है। तो यह दोस्तों मेघालय के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। मेघालय के द्वारा दोस्तों, मेघालय में दोस्तों 3 पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये भी याद रखिएगा, गारो, खासी, जयंतिया। और मेघालय में दोस्तों एक मासीराम जगह है जहां पर दोस्तों सर्वाधिक वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। तो उसको दोस्तों निर्वाह कृषि बोला जाता है, निर्वाह कृषि याद रखना है। निर्वाह कृषि, कृषि का कई प्रकार होता है दोस्तों, जैसे शुष्क भूमि कृषि होता है, सघन कृषि होता है, रेशम उत्पादन होता है, बागवानी, ये सभी दोस्तों कृषि का प्रकार है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्व खेती विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई आवश्यक होती है। तो दोस्तों याद रखना है काली मिट्टी का। किसका दोस्तों, तो काली मिट्टी का। नेक्स्ट है कि मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों को घटता क्रम दोस्तों कौन सा है। तो ऑप्शन सी पाइए, नाइट्रोजन के बाद दोस्तों ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियोन। नियोन याद रखना है। सर्वाधिक दोस्तों कौन है, नाइट्रोजन होता है, सर्वाधिक नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की प्रतिशत दोस्तों 78% होता है, 78%। वहीं ऑक्सीजन की बात की जाए तो 20 पॉइंट कुछ होता है दोस्तों, मैंने लगभग में बताए हैं। और सबसे कम दोस्तों कौन होता है, तो नियोन होता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन 60 है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत में
सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन के प्रकार हैं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। क्वेश्चन 61 है कि भारतीय संदर्भ में राज्यों के संघ के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है। इसमें पहला कथन है दोस्तों, एक गलत डेट बता देते दोस्तों, ऑप्शन बी पाई, ऑप्शन बी है जो कि गलत है कि भारतीय संघ इसमें शामिल होने के लिए संप्रभु इकाई के द्वारा एक समझौते का परिणाम है। यही कथन दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार निम्नलिखित में कौन अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी अदालत के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। तो दोस्तों राज्यपाल हो जाएगा, राज्यपाल आपका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का कौन सा खंड भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से भ्रमण करने का अधिकार को गारंटी देता है। तो अनुच्छेद 19 के दोस्तों खंड डी, 19 के खंड डी। देखिए दोस्तों टोटल हम बताए, टोटल 6 को याद रखना है यहाँ से। अनुच्छेद 19 से संबंधित है। जैसे ए में पूछेगा तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बी में दोस्तों शांतिपूर्ण यानी कि एकत्रित होने की स्वतंत्रता है बिना हथियार के, और सी में संघ और यूनियन संगठन बनाने की स्वतंत्रता है, और डी में दोस्तों मैंने भ्रमण करने की स्वतंत्रता दिया गया है, और उसके बाद फिर बसने की ई में, और एफ में दोस्तों एफ को तो समाप्त कर दिया है, लेकिन जी में याद रखना है व्यापार व्यवसाय सभी को स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति और संघों की कुछ और गैर कानूनी गतिविधियों के लिए अधिक प्रभावी रोकथाम का प्रावधान करता है। इसको भारत में पहली बार दोस्तों इसको किस वर्ष लागू किया गया था। तो 1967 में इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, 1967 में, याद रखिएगा। यहीं से दोस्तों कुछ अधिनियम बता रहे हैं, उसको भी याद रखना है। सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम कहेगा, अप्सा जिसको बोलते हैं, 1958 में। आतंकवाद निरोध अधिनियम 2002 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 में, अपहरण रोधी अधिनियम जो कि 2016 में दोस्तों याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि भारत के संविधान में किस संशोधन ने सेवाओं पर कर नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा है। तो दोस्तों 88वां संविधान संशोधन 2003, 88वां संविधान संशोधन दोस्तों 2003 याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 66 कि वर्ष 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके सिफारिश करने के लिए किया गया था। तो चुनावी सुधार के लिए दोस्तों याद रखना है, दिनेश गोस्वामी समिति जो है यह चुनावी सुधार से संबंधित है, चुनावी सुधार से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन उच्चतम न्यायालय की सहायक शक्ति के लिए प्रावधान कर सकता है। तो दोस्तों भारत की संसद कर सकता है। कौन कर सकता है, तो भारत की संसद, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 68 है कि जब भारत के राष्ट्रपति किसी विधेयक, धन विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक को छोड़कर और निश्चित काल के लिए लंबित रखते हैं तो उससे क्या कहते हैं दोस्तों, तो उससे राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो कहते हैं, राष्ट्रपति का पॉकेट वीटो, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद के द्वारा निम्नलिखित में से किसके जरिए हटाया जा सकता है। तो दोस्तों विशेष बहुमत के द्वारा हटाने की बात कर रहा है, तो विशेष बहुमत के द्वारा, याद रखिएगा, विशेष बहुमत के द्वारा। नेक्स्ट है कि कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया था। तो भारत सरकार के द्वारा दोस्तों लोकपाल और लोकायुक्त, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम दोस्तों याद रखिएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। एक सेकंड दोस्तों, देखिए ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा दोस्तों, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। नेक्स्ट पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 71 क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा कि कुलोम्ब नियम के लिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। तो कुलोम्ब नियम के दोस्तों ऑप्शन जो सी हो जाएगा कि केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है, याद रखिएगा, केवल बिंदु आवेश के लिए मान्य होता है। नेक्स्ट पर है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति दिशा की होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। तो दोस्तों समतल दर्पण में, याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रकाश का पार्श्व परिवर्तन होता है। घर्षण कम करने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसको दोस्तों अस्नेह कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, तो अस्नेह, याद रखना है, अस्नेह कहते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा भौतिक सिद्धांत रॉकेट इंजन, जेट इंजन, अपस्फीति वाले गुब्बारे द्वारा उत्पन्न होने वाले प्रणोदक की व्याख्या करता है। तो दोस्तों न्यूटन का गति नियम करता है, न्यूटन का गति नियम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब कौन सा कथन दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन बी आइए, जो कि यह कथन आपका गलत है कि वेग यानी v से गतिमान द्रव्यमान m की एक वस्तु में mv/2 को गति ऊर्जा करते हैं, दोस्तों गलत है,
यह गलत है। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है दोस्तों, तो हाफ mv² होता है। क्या होता है, हाफ mv², जहाँ m दोस्तों द्रव्यमान होता है और v वेग होता है। चलिए नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर दाब को मापने के लिए किया जाता है। तो दाब के मापने के लिए दोस्तों टोनोमीटर का प्रयोग करते हैं, टोनोमीटर का याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाता है। तो अम्ल और क्षार के बीच दोस्तों जो अभिक्रिया होता है उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं कि किसी यौगिक संरचना में 4 कार्बन अणु के साथ संतृप्त लघु श्रृंखला वसी अम्ल शामिल है, जो आमतौर पर जंतु वसा और पौधे के तेल में एस्टरीकृत रूप में पाया जाता है। तो दोस्तों ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है, ब्यूटेरिक अम्ल याद रखिएगा। ब्यूटेरिक अम्ल यानी हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अल्कोहल या फिनोल जैसे हाइड्रोक्सिल यौगिक के साथ ऑक्सियो एसिड की अभिक्रिया से कौन सा क्रियात्मक समूह यौगिक प्राप्त करता है। तो दोस्तों एस्टर प्राप्त करता है, एस्टर याद रखिएगा, एस्टर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन करना है। तो आपका इसमें दोस्तों मैग्नीशियम हो जाएगा, मैग्नीशियम आपका आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम याद रखना है, मैग्नीशियम। देखिए लिथियम के दोस्तों बात की जाए तो Li से सूचित करते हैं, इसका 3 होता है। सोडियम का दोस्तों 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। और आवर्त सारणी का समूह 1 यानी कि क्षार धातु समूह का है दोस्तों। कौन कौन, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लेकिन मैग्नीशियम दोस्तों या Mg12 इसका होता है। यह आवर्त सारणी के समूह 2 यानी क्षारीय मृदा धातु का है, मैग्नीशियम याद रखना है। और क्षारीय मृदा धातु कौन सा दोस्तों, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट है कि न्यूटन के अष्टक नियम के बारे में सही कथन का पहचान करना है। तो इसका दोस्तों सही कथन देखिए ऑप्शन डी है, कि जो बोल रहा है कि उन्होंने सबसे कम परमाणु द्रव्यमान यानी हाइड्रोजन वाले तत्व से प्रारंभ किया और थोरियम पर समाप्त किया, जो कि 56वां तत्व था थोरियम दोस्तों। ये आपका सही है, याद रखिएगा, ये आपका सही है न्यूटन के अष्टक नियम से। क्वेश्चन नंबर 83 है कि निम्नलिखित में कौन एक नम्य धातु है जो वायु में प्रज्वलित होती है और जल के साथ तीव्र रूप से अभिक्रिया करता है और आवर्त सारणी में इसकी परमाणु संख्या 37 है। तो यह दोस्तों आपका रुबिडियम का है, रुबिडियम की परमाणु संख्या दोस्तों 37 है। नेक्स्ट है कि टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पाद में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यह किस खनिज से प्राप्त होता है। तो यह दोस्तों याद रखना है कि इल्मेनाइट खनिज से, इल्मेनाइट से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे की कील कॉपर सल्फेट विलयन डुबोने के बाद किस रंग की हो जाती है। तो दोस्तों किस रंग का हो जाता है, तो याद रखिएगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भूरी रंग का, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा भूरी रंग का। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। तो पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता दोस्तों जो बनती है वह याद रखना है आपको कि शुद्ध प्राथमिकता उत्पाद और सकल प्राथमिक उत्पादकता। नेक्स्ट है कि लाल शैवाल में वनस्पतिक जनन कैसे होता है। तो लाल शैवाल में दोस्तों जो वनस्पतिक जनन होता है वो याद रखना है खंडन से होता है, खंडन से। नेक्स्ट है कि कोशिका विभाजन के दौरान एक नई कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, जिसके बाद संचय होता है दोस्तों। तो जिसके बाद क्या संचय होता है, तो इसका राइट हो जाएगा कि फ्रैग्मोप्लास्ट, फ्रैग्मोप्लास्ट याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो रक्त में दोस्तों हीमोग्लोबिन बनाने के लिए जो आवश्यक है वो आपका आयरन है, आयरन यानी कि दोस्तों लोहा। नेक्स्ट है कि श्वसन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इसका पहला कथन है कि नियमित प्रारंभिक श्वास व्यायाम यानी कि प्राणायाम अधिक हवा लेने के लिए फेफड़ों की क्षमता बढ़ा सकता है, बिल्कुल सही बात है। और अंतः श्वसन के दौरान पसलियां ऊपर और बाहर की ओर गति करता है और डायफ्राम दोस्तों नीचे की ओर गति करता है। ये भी कथन आपका सही है दोस्तों, डायफ्राम जो होता है वो नीचे की ओर गति करता है और जो पसलियां होता है दोस्तों वह ऊपर की ओर गति करता है और बाहर की ओर गति करता है अंतः श्वसन के दौरान। तो यहाँ पर दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भोजन को पचाने के लिए छोटी आंत की लंबी होना आवश्यक है। तो दोस्तों घास को पचाने के लिए, घास को पचाने के लिए। टू है कि किस प्रकार की कोशिका लंबी और शाखित होती है। तो तंत्रिका कोशिका दोस्तों जो कि सबसे लंबी होती है, तंत्रिका कोशिका याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट पाते हैं कि निम्नलिखित में कौन पादप जगत द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में विभक्त होता है। तो द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में दोस्तों जो विभक्त होता है वह एंजियोस्पर्म, जिसको आवृत बीजी कहते हैं दोस्तों, एंजियोस्पर्म याद रखिएगा, जिसको आवृत बीजी कहते हैं। नेक्स्ट है कि बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है। तो दोस्तों बंदर कहे चाहे कुत्ता कहे आपका रेबीज होगा। क्या होता है दोस्तों, तो रेबीज, चाहे दोस्तों कुत्ता, चमगादड़, बंदर, लोमड़ी, पागल कुछ भी कहे, सब दोस्तों रेबीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि वृद्ध व्यक्ति को मोतियाबिंद हो जाने पर क्या हो सकता है।
तो दोस्तों जो ऑप्शन ये दे रहा है कि वृद्धावस्था में व्यक्ति का जो क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, इसको जब बनाइएगा मैथ है आपका। फिर दोस्तों जैसे ही आप फिर क्वेश्चन आपका 97 बनाइएगा तो 97 का दोस्तों आपका आंसर आएगा 32 मिनट आया था, ऑप्शन सी इसको हो जाएगा था। फिर दोस्तों जब 98 बनाइएगा दोस्तों तो 21% हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 21% आंसर हो जाएगा। फिर अगर दोस्तों नेक्स्ट बनाइएगा तो नेक्स्ट आपका 99 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 27 वर्ष। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेट का, जो कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा जब बनाइएगा तो यहाँ पर दोस्तों सेट नंबर 14 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। एक सेट आपका और बच रहा है दोस्तों, तो उसको भी दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।